तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल ड्रीम जॉब एजुकेशन में। और आज है 10 जनवरी। 10 जनवरी की जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है और उससे संबंधित जो स्टैटिक आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है वो सब हम डिस्कस करेंगे। वीडियो का PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहले न्यूज़ की बात करते हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है अमेरिका की। अमेरिका के अंदर पहली सिख महिला जज बनी है और कौन बनी है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मोनिका सिंह जो है अमेरिका में पहली सिख जज बनी है। इससे पहले बात करें तो पहली जो अश्वेत महिला बनी थी वो बनी थी केतानजी ब्राउन, जो अश्वेत महिला रही थी। केविन मैकार्थी की बात करें तो यहाँ की संसद के अंदर स्पीकर के रूप में इनका नॉमिनेशन हुआ है। हाल ही में अभी परसों ही इनका नॉमिनेशन हुआ है। सरगम कौशल जो है ये मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली महिला है जो भारतीय हैं। तो चारों के चारों ऑप्शन मैंने आपके साथ डिस्कस करे। बात करते हैं मोनिका सिंह। मोनिका सिंह ये हैं जो पहली सिख बनी है। बाकी ज़्यादा डिटेल इनके बारे में आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय हैं, भारतीय मूल की हैं, जो अमेरिका के अंदर रहती हैं। तो बस इतना आपको पता होना चाहिए इनका नाम। बात करते हैं मैप की। देखिए मैप बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ही हैं, तो मैप को डिस्कस कर लेते हैं। अमेरिका, ये टोटल का टोटल जो भी मैप आपके सामने है ये है उत्तरी अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का है। और यहाँ पर आपको मिलने वाली है रॉकी पर्वत श्रेणियाँ। तो रॉकी पर्वत श्रेणियों की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है डेनाली। डेनाली इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो वर्तमान में है। यहाँ पर मिलेगी आपको ग्रेट लेक। ये ग्रेट लेक के नाम से जानी जाती है। जो 5 झील हैं, यहाँ पर आ जाएगी लेक सुपीरियर, यहाँ पर आ जाएगी मिशिगन, और यहाँ पर जो होगी ह्यूरॉन होगी, एच के नाम से आप इसको देख सकते हो। यहाँ पर आ जाएगी आपकी ईरी, इसे देख सकते हो ईरी, और यहाँ पर आ जाएगी ओंटारियो। और ये जो लाइन है यहाँ पर जो कनाडा और अमेरिका को डिवाइड करती है ये आ जाती है 49 डिग्री पैरेलल लाइन, जो कनाडा और इसको यूनाइटेड स्टेट को अलग करती है। तो ये चीज़ याद रखना आपने। यहाँ के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, वर्तमान में राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन हैं, और यहाँ की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है, कमला हैरिस। तो ये भी नाम आपने याद रखना है। यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको मिलेगी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, और यहाँ पर मिलेगा कैरिबियन सी, और यहाँ पर मिलेगी पनामा नहर। पनामा नहर जो है वो पैसिफिक ओशन और कैरिबियन सी के पानी को आपस में जोड़ती है। कई बार ऐसे भी आ जाता है गल्फ की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी के पानी को पैसिफिक ओशन से कौन सी नहर जोड़ती है, तो पनामा नहर। ये चीज़ें इतनी याद रखना। ऊपर हडसन की खाड़ी यहाँ पर कई बार पूछ ली जाती है, तो ये कनाडा के अंदर आ जाएगी। यहाँ अलास्का है, जो अलास्का पहले कभी रूस का हिस्सा हुआ करता था, अभी देखिए ये यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका का हिस्सा है। और अमेरिका के अंदर कई बार आपने देखा होगा कि कुछ जगह आपको ये 51 स्टेट नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पर 50 स्टेट ही हैं। एक स्टेट यहाँ पर बनने जा रहा है, अभी घोषणा नहीं हुई, बन जाएगा तो फिर हम इसको 51 पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर 50 स्टेट ही हैं। चलिए आगे बात करते हैं जो हाल ही में महिलाएं चर्चा में रही हैं। तो कौन कौन सी महिलाएं चर्चा में रही हैं। PT उषा का नाम देखिए 2 जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। एक तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, और दूसरा जो संसद है, संसद के 2 सदन होते हैं, एक तो होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य नॉमिनेशन होता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो उसी में राज्यसभा की सदस्य का नॉमिनेशन हुआ है खिलाड़ी के रूप में, प्रतिभा खिलाड़ी के रूप में इनका नॉमिनेशन हुआ है राज्यसभा के अंदर। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है शिवा चौहान। इनका नाम भी आप याद रखना। फोर्ब्स की लिस्ट में देखिए 25 सबसे अधिक भुगतान पाने वालों में भारत में जो सबसे ज्यादा भुगतान पाती हैं एथलीट हैं वो हैं PV सिंधु, जिनका 12 स्थान रहा है। एकलव्य पुरस्कार स्वाति सिंह जी को मिला है। मिसेज, ये मैंने सरगम कौशल आपको बता ही दिया। पेटा इंडिया इंपोर्टेंट है, सोनाक्षी सिन्हा को दिया गया है। पर्सन ऑफ द ईयर स्पोर्ट में दिया गया, और ये पैरा के लिए दिया गया, जो डिसेबिलिटी होते हैं उनके लिए, ये आमनी लखेरा जी को दिया गया। तो इतने नाम याद रखना। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले ने किस देश को 75 बसों का पहला बेड़ा सौंपा है। तो सिंपल समझिए आप इसको। इसमें क्या है कि भारत के द्वारा जो है अपने पड़ोसी देशों की हेल्प करने के लिए कुछ बसें दी गई हैं। हालांकि ये पेड ही होंगी, ऐसा नहीं कि फ्री दी गई है।
तो बसें दी गई हैं, ये जो 75 बसें हैं आपसे पूछा जा रहा है कि किस देश को दी गई हैं, तो ये दी गई हैं श्रीलंका। आपको पता ही है जो श्रीलंका है उसकी हालत जो है काफ़ी खस्ता है इस समय में, वहाँ पर काफ़ी महंगाई हो चुकी है, उसकी जीडीपी बिल्कुल डाउन हो चुकी है और बस बर्बादी की ओर है, ये समझ लीजिए कि श्रीलंका। बांग्लादेश की बात करें तो इसकी राजधानी आ जाएगी ढाका, आप नोट कर लीजिए। नेपाल की राजधानी आपको मिलेगी काठमांडू। भूटान की राजधानी आपको थिम्पू मिलेगी, थिम्पू इसकी राजधानी। और श्रीलंका की राजधानी जो है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टा। ये है, आप ये बसें देख सकते हो। उच्चायुक्त जो हैं वहां पर गोपाल बागले, इनके द्वारा परिवहन मंत्री डॉक्टर जो यहाँ के परिवहन मंत्री हैं श्रीलंका के, उन्हें 75 बसें दी गई हैं। चलिए बात करते हैं आगे। ये है श्रीलंका, मैप में आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट आपके लिए क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ही हैं। ये इंडिया है, यहाँ ये जो पार्ट छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आप देखा होगा राम सेतु के नाम से जानी जाती है टोटल जगह। और यहाँ पर मिलेगा आपको रामेश्वरम। रामेश्वरम जो है भारत की कनेक्टिविटी में सबसे लास्ट का द्वीप कहलाया जाता है। उसके बाद यहाँ से छोटे छोटे जो द्वीप स्टार्ट हो जाते हैं वो श्रीलंका के स्टार्ट हो जाते हैं। ये है पाक स्ट्रेट, पाक की जल संधि, और उसके बाद यहाँ पर पाक की खाड़ी है, यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार है। तीनों आपको क्रम में याद होनी चाहिए उत्तर से दक्षिण की ओर, कि यहाँ पर पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि श्रीलंका और इंडिया के बीच में है, पर्टिकुलर चेन्नई के बीच में आ जाती है। यहाँ पर पाक की खाड़ी है और यहाँ पर आ जाएगी गल्फ ऑफ मन्नार। यहाँ पर इसकी राजधानी है, ये राजधानी है यहाँ पर श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टा। यहाँ पर याला नेशनल पार्क एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और यहीं पर मिलेगा आपको हम्बनटोटा पर बंदरगाह है एक तरह का। तो इस पोर्ट पर जो है अधिकार है चाइना का, चाइना ने इसको लीज पर लिया है, हालांकि डेवलप किया था लेकिन अब लीज पर लेकर इसको कैप्चर कर लिया है। यहीं पर मिलेगा एक आपको एयरपोर्ट मिलेगा जिसका नाम है मटाला एयरपोर्ट। तो मटाला एयरपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत कम ट्रैफिक जाता है, यहाँ उड़ानें बहुत कम होती हैं, तो ये चीज़ें याद रखनी। यहाँ पर है जाफरान द्वीप जो है डिस्प्यूट है भारत और श्रीलंका के बीच, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा जो है तमिल भाषा बोली जाती है और यहाँ के लोग ज़्यादातर अपना आपको इंडियंस मांगते हैं, लेकिन ये हिस्सा जो है ये श्रीलंका का है। श्रीलंका को जो फ्रीडम मिला था वो 4 फरवरी 1948 को मिला था। राष्ट्रभाषा यहाँ पर पूछी जाती है सिंगाली, पिछली बार एसएससी ने पूछी थी, और तमिल भी यहाँ पर बोली जाती है। धर्म की बात करें तो यहाँ पर जो धर्म आ जाएगा, ये धर्म आ जाएगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म यहाँ फेमस है। राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। प्रधानमंत्री यहाँ के अभी दिनेश गुणावर्धने हैं और राष्ट्रपति जो है रानिल विक्रमसिंघे। तो ये सारी चीजें याद रखना, एग्जाम में पूछी जाती है। आगे बात करते हैं कुछ समझौते जो भारत के अन्य देशों के साथ हुए। तो इसमें पहला है रक्षा और सैन्य के लिए हाल ही में जो समझौता हुआ है वो साइप्रस के साथ हुआ है। फ्री ट्रेड के लिए, मुक्त व्यापार के लिए जो समझौता हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। हालांकि ये समझौते की घोषणा काफी पहले हो चुकी थी, लेकिन अभी दिसंबर में शायद 30-31 दिसंबर को इस पर मोहर लग चुकी है और अब हम ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौता करेंगे। भारत ने देखिए मगदेचू परियोजना जो है ये पावर प्लांट था एक, जहां से बिजली बनाई जानी थी, और ये जो है भारत के द्वारा बनाया जा रहा था भूटान के अंदर। अब ये बनकर तैयार हो चुका है तो इसको हैंडओवर कर दिया है भूटान के। भारतीय सेना द्वारा जनरल पांडे को नेपाली सेना का मानक पदक की उपाधि दी गई है, सेना के मानक पदक की उपाधि दी गई है, और ये दी गई है जनरल मनोज मुकुंद पांडे जी को। यूपीए प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बना है नेपाल। फ्लाइनेक्स जो एक्सरसाइज होती है श्रीलंका के साथ होती है, इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं, देखिए एक समझौता है जिसको जाना जाता है BBIN के नाम से। BBIN यानी कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल के नाम से इसको जाना जाता है। ये समझौता जो हुआ था ये 2015 में हुआ था कि इन देशों को हम जो है मोटर वाहन प्रोवाइड कराएंगे। हालांकि इसके अंदर श्रीलंका नहीं है, श्रीलंका को इन्होंने अलग से मोटर वाहन प्रोवाइड कराए हैं, लेकिन इस समझौता जो BBN समझौता है इसके तहत इन्हें दिया जाएगा, हालांकि अभी तक सक्रिय नहीं हो पाया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वो है आपका हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो पुरस्कार दिया गया है ये किसे दिया गया है। तो दिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
चंद्रचूड़ जी को दिया गया है, जो 50वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। 49वें की बात करें तो 49वें थे यू ललित जी। शक्तिकांत दास जो हैं ये 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं। राजीव कुमार जो हैं ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त। सुमन बेरी की बात करें तो ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अनिल कुमार लोहाटी जो हैं ये रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष के रूप में अभी इनका नॉमिनेशन हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी जो हैं 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया है? क्योंकि देश और दुनिया के अंदर कानूनी पेशों में उनके जीवन भर की सेवा, यानी कि जहां पर भी ये रहे हैं, जज के रूप में रहे हैं, तो उनका कार्यकाल वहां पर बेटर रहा है, अच्छा काम इन्होंने किया है, इसीलिए इनको वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र जो अमेरिका है वहां की हार्वर्ड लॉ स्कूल से ही इन्होंने LLM की डिग्री भी प्राप्त की थी। 11 जनवरी को दिया जाना है ऑनलाइन कार्यक्रम में। तो आगे देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड स्टैटिक जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद पूछे जा रहे हैं कि कितने से कितने अनुच्छेद तक हैं। तो ये आ जाएंगे, गलत है, यहाँ पर टाइप गलत हुआ है, तो ये आ जाएंगे 124 से लेकर 147 तक। हाईकोर्ट की बात करें तो हाईकोर्ट का जो अनुच्छेद है वो है 214 से लेकर 231 तक। प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे H.J. कानिया जी थे। उच्च न्यायालय अधिनियम जो आया था 1861 ईस्वी में आया था, उसी के तहत 1862 ईस्वी के अंदर सबसे पहले जो हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी कोलकाता के अंदर हुई थी। कुल हाईकोर्टों की संख्या वर्तमान में 25 हैं और रेगुलेटिंग एक्ट जो है इसी के तहत भारत के अंदर सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय का गठन भी कोलकाता के अंदर किया गया था और रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 ईस्वी में। इसके तहत 1774 ईस्वी में सबसे पहले कोलकाता के अंदर ही एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया था भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हाल ही में देश का पहला पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बन गया है? तो ये कौन कर सकता है? गुजरात, क्योंकि यहीं पर इंटरनेट सेवा फ्री है, तो डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य भी यही बन गया है। तो डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य पूछा जा रहा है आपसे, केरल बना है, जहां पर हर चीजें जो हैं डिजिटल रूप में हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर। तो देश का पहला राज्य है जहां पर अब पूरी तरह से बैंकिंग सेक्टर जो है डिजिटल रूप हो गया है। राज्य में सभी जिले कम से कम एक बचत खाता जो है और चालू खाता है वो डिजिटल करने का इनका लक्ष्य रखा गया था, जिसको इन्होंने अचीव कर लिया है। साल 2021 की बात करें तो साल 2021 में त्रिशूर जो था राज्य से पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बना था और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि हमारे राज्य में अपनी बैंकिंग सेवा पूरी तरह से डिजिटल हो गई है। तो भारत का पहला राज्य जो पूरी तरह से बैंकिंग सेक्टर में डिजिटल हो गया है ये केरल बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार के साथ है, तो आप इसको नोट कर लीजिए कहीं पर भी। ये है केरल। केरल का मैप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अरब सागर से इसकी सीमा साझा होती है और यहाँ पर ये जो बाउंड्री है यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये केरल की बाउंड्री है। यहाँ पर मिलेगी आपको कार्डमम की पहाड़ियाँ और यहीं पर आपको मिलेगा तिरुवनंतपुरम, इसकी राजधानी जो है। तमिलनाडु से इसकी सीमा साझा होती है, कर्नाटक से इसकी सीमा साझा होती है। तो ये 2 राज्य जो हैं इनसे इसकी सीमा साझा होती है। गठन जो किया गया था ये किया गया था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। राजधानी इसकी तिरुवनंतपुरम है। सीटों की बात करें तो विधानसभा की 140 सीट हैं और राज्यसभा की 9 सीटें हैं और लोकसभा की 20 सीटें हैं। पिनराई विजयन वर्तमान में यहाँ के सीएम हैं, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान जी। राजकीय पक्षी जो है यहाँ का ग्रेट हॉर्नबिल है। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है वो नागालैंड के अंदर मनाया जाता है, लेकिन इसका राज्य पक्षी हॉर्नबिल है। आगे बात करते हैं क्यों क्यों न्यूज में रहा। तो ये आपके न्यूज के क्वेश्चन हैं, जिस वजह से न्यूज में रहा है हाल फिलहाल में ही। ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय हाल ही में यहीं पर खोला गया। केरल में वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में देखिए रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का अवार्ड भी इसको गया है। 2024 में अंतरराष्ट्रीय तटीय महोत्सव जिसको कहा जाता है बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल, ये यहाँ पर, हालांकि एक बीच फेस्टिवल गोवा के अंदर भी मनाया जाता है लेकिन वो अलग है और ये अलग। एशिया ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में रिपोर्ट में इसका प्रथम स्थान आया है। केरल अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का खुद की अपनी इंटरनेट सेवा शुरू की थी इसने, ये भी भारत का पहला स्थान रहा था और इसी वजह से ये बैंकिंग सेक्टर डिजिटलाइज हो चुका है।
यहाँ पर ये प्रमुख मंदिर हैं जो एसएससी के फेवरेट मंदिर हैं, पूछ लिए जाते हैं आपसे। पद्मनाभ स्वामी मंदिर, सबरीमाला मंदिर, कलामंडल मंदिर। कथकली यहाँ का फेमस डांस फॉर्म है। कथकली, मोहिनीअट्टम, ओनम, कलियट्टम और पदायनी, ये प्रमुख यहाँ के डांस फॉर्म हैं। झील की बात करें तो वेम्बनाड जो भारत की सबसे लॉन्गेस्ट यानी लंबी झील है, वेम्बनाड और अष्टामुडी दोनों की दोनों झील आपको यहीं पर मिलेगी, एग्जाम में पूछ ली जाती है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में बात करें तो एराविकुलम, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य, कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य और इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क हैं। चलिए आगे बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर कैरोसिन। सुपीरियर कैरोसिन दरअसल क्या होता है, जो हमारे सेना के जवान हैं वो जब ऊंचाई पर जाते हैं तो वहां पर लकड़ियां वगैरह, क्योंकि बर्फ वगैरह होती है तो वहां पर लकड़ियां वगैरह इतनी नहीं जलाई जाती, तो वे जो यूज करते हैं खाना वगैरह बनाने में तो वे करते हैं कैरोसिन का इस्तेमाल। जो मिट्टी का तेल होता है उसका इस्तेमाल करते हैं और उससे ज्यादा अधिक धुआं निकलता है, इसलिए जो लो स्मोक मतलब कम धुएं वाली जो है कैरोसिन का इस्तेमाल किया जाएगा। और आपसे पूछा जा रहा है कि किस कंपनी ने ये कैरोसिन बनाई है, लॉन्च की है हमारी मिलिट्री के लिए, तो ये की है बीपीएससी ने, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। तेल विपणन करने वाली सरकारी कंपनी है पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल ने जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर कैरोसिन जो है उसको लॉन्च कर दिया है, ताकि जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे जवान हैं, उनका स्वास्थ्य खराब ना हो, किसी भी लिहाज से उनका स्वास्थ्य जो है नुकसान में ना जाए। इसलिए ये कैरोसिन लॉन्च की गई है ताकि वे अपना जो खाना वगैरह बनाते हैं तो वो खाना वगैरह अच्छे से बना सकें और धुआं भी ना आए, उनके स्वास्थ्य में भी कोई खराबी ना आए। दरअसल एक पॉइंट और भी है यहाँ पर, जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो ऊंचाई पर जाने पर जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें यदि कार्बन युक्त धुआं मिलेगा तो उससे उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। तो इसीलिए ये लो स्मोक सुपीरियर कैरोसिन बनाई गई है। चलिए बात करते हैं इससे जुड़ी स्टैटिक के बारे में। तो पेट्रोलियम जो है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, यानी ये जो अवसादी चट्टानें हैं टर्सरी युग की हैं। पेट्रोलियम जो है हाइड्रोकार्बन यौगिक का मिश्रण होता है, जिसमें 70% जो होता है तेल होता है और 30% जो होता है प्राकृतिक गैस होती है। एशिया का प्रथम तेल कुआं जो है वो डिगबोई में लगा था, डिगबोई। भारत का कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता जो है, देखिए दिसंबर की न्यूज है ये, दिसंबर में जो है रूस हमारा आपूर्तिकर्ता बना है, सबसे ज्यादा आपूर्तिकर्ता रूस बना है। हालांकि कभी इराक ऊपर हो जाता है, अभी इराक सेकंड नंबर पर है। जो 2022 की बात करें दिसंबर में तो रूस बन गया था सबसे ज्यादा आपूर्तिकर्ता, और उससे पहले जो था वो इराक था। ओएनजीसी की बात करें, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका गठन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, 1956 में किया गया था। ओआईएल की बात करें, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसका गठन किया गया था 1959 ईस्वी में। बीपीसीएल की स्थापना, जो इसने ये कैरोसिन बनाई है, उसकी स्थापना की गई थी 1952 ईस्वी में। बीपीसीएल का मुख्यालय जो है ये मुंबई में है। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तेल रिफाइनरी होती है। तो मथुरा के अंदर, यूपी के अंदर एक ही तेल रिफाइनरी है, वो है मथुरा के अंदर। पानीपत तेल रिफाइनरी जो है ये हरियाणा के अंदर आ जाएगी। भटिंडा जो तेल रिफाइनरी है ये चंडीगढ़ यानी पंजाब जो है, पंजाब वाला क्षेत्र, उसके अंदर आ जाएगी। बाड़मेर जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट तेल रिफाइनरी है जो राजस्थान की है। जामनगर कोयली इंपॉर्टेंट है, और वाडीनार जो है ये तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट तेल रिफाइनरी है। मुंबई यहां पर मिलेगी, मुंबई हाई तेल रिफाइनरी है। मैंगलोर तेल रिफाइनरी है, कोच्चि तेल रिफाइनरी है, और यहां पर आपसे पूछी जाती है ये वाली बरौनी पूछी जाती है, और यहां पर डिगबोई ये पूछी जाती है। तो इंपॉर्टेंट तेल रिफाइनरी हैं, ये आपको पीडीएफ में प्रोवाइड हो जाएंगे, आपको पता होना चाहिए। जहां पर ये स्टार लगा हुआ है वो निर्माणाधीन है, बाकी सब पुरानी है। यहाँ पर केवल एक बाड़मेर जो है ये निर्माणाधीन है, जहां पर बनाई जा रही है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है वो है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है, तो ये किया गया है उड़ीसा में। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि 2023 के अंदर जो है हॉकी विश्व कप उड़ीसा के अंदर ही होगा,
राउरकेला में ये स्टेडियम है और भारत का और विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जो नवीन पटनायक जी आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम, जिसका नाम रखा गया है बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, इसका उद्घाटन किया है। तकरीबन अनुमानित जो लागत है इसके अंदर 250 करोड़ रुपए से ऊपर की लागत है। आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आपको ये जो डिजिट है याद करने की आवश्यकता नहीं है। राउरकेला में है, इंपॉर्टेंट है, राउरकेला में स्थित है, जहां पर 20,000 लोग बैठ सकते हैं। 15 महीने का समय लगा है और करीब 50 एकड़ जमीन में बना हुआ है। यहीं पर एक चीज और की गई है, जैसे विश्व कप होना है तो वहां पर विश्व कप गांव भी बनाया गया है, जिसके अंदर जो है खिलाड़ी रह सकते हैं। तकरीबन 225 कमरे हैं इसके अंदर। इसमें भी 9 महीने का समय लगा है। जो खिलाड़ी विदेशों से आएंगे वो यहाँ पर रह सकते हैं, रुक सकते हैं। चलिए बात करते हैं उड़ीसा की। जो उड़ीसा है इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। इसकी जो स्थापना हुई थी, काफी पहले स्थापना हो चुकी थी, 1 अप्रैल 1936 को एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, क्योंकि पुरानी इसकी स्थापना है। राजधानी जो है भुवनेश्वर है। गवर्नर जो है यहाँ के गणेशी लाल जी हैं और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी। करंट न्यूज किस वजह से फेमस रहा है हाल फिलहाल में ही ये, तो 2023 तक जो है स्लम मुक्त हो जाएगा, यानी जो गरीब हैं उनसे बिल्कुल मुक्ति हो जाएगी यहाँ पर, ये ऐसा कहा गया है राज्य के मुख्यमंत्री जी ने। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई है। ओडिशा ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस भी हम 2023 के रूप में मना रहे हैं, और इसको 10 नवंबर को ही इसने स्टार्ट कर दिया था अपना बाजरा दिवस। बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की गई है कि जो थाने यहाँ पर बनाए जाएंगे वो बच्चों अनुकूल होंगे। हॉकी विश्व कप की बात करें तो 2023 का जो आयोजन होना है उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में होना है। FHI यानी कि हॉकी फेडरेशन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है विश्व कप का जो है ये 15वां संस्करण है। कब स्टार्ट होता है? पहला संस्करण जो होता है 1971 ईस्वी में होता है पहली बार। इंडिया ने इसको जब जीता था तो 1975 ईस्वी में जीता था। हॉकी फेडरेशन की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर है। नए अध्यक्ष जो बनाए गए हैं मोहम्मद तैयब इकराम जी बनाए गए हैं, जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के। इसका जो गठन हुआ था ये हुआ था 7 फरवरी 1924 को। पेरिस में इसको बनाया गया था, लेकिन हेडक्वार्टर इसका लुसाने के अंदर है। तो इतने पॉइंट आपने इससे याद रखने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है वो है PM मोदी प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का औपचारिक उद्घाटन कह सकते हैं, क्योंकि इसकी पहले से ही बता दिया गया था कि ये जो होना है मध्य प्रदेश में होना है और इसका उद्घाटन किया गया है इंदौर में। यह है प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जा रहा है इंदौर के अंदर, मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है, जो मनाया गया है कल यानी कि 9 जनवरी को मनाया गया है। क्यों मनाया जाता है? तो 1915 ईस्वी में, यहाँ पर लिख देता हूँ, 1915 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी जी विदेश से भारत लौटे थे, इसलिए मनाया जाता है। तो 17वें नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस है। 2023 का जो सम्मेलन हो रहा है, हालांकि ये काफी लेट हो रहा है क्योंकि पीछे कोरोना आ गया था, उससे पहले 21 में भी इसको नहीं मनाया गया था। तो इस बार मनाया जा रहा है 4 साल बाद, कह सकते हो आप इसको। 9 जनवरी को ये मनाया गया है। करंट न्यूज की बात करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के साथ मैंने थोड़ा सा आपका करंट न्यूज का पोर्शन रखा है ताकि आप इसको रिवाइज कर सको। जल विजन जो है, जिसको वाटर विजन 2047 बोला जा रहा है, 2 दिवसीय प्रथम अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन की शुरुआत हुई। ये कहां पर हुई है? तो भोपाल के अंदर हुई है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना? तो ये भी मध्य प्रदेश ने स्टार्ट करी है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव जो मनाया गया है, जो मैंने अभी भी बताया था आपको, केरल के अंदर। किस राज्य ने 2 साल बाद धनु यात्रा का आयोजन किया? क्योंकि कोरोना की वजह से पहले ये नहीं होती थी, तो उड़ीसा के अंदर ही ये स्टार्ट हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस 2023 ये एग्जाम में आएगा आपके। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो है, देखिए G20 जो हो रही है उसी के लिए हुई है ये, तो ये हुई है नागपुर के अंदर। राष्ट्रपति मुर्मू जी ने किस शहर में संविधान उद्यान या ये कहें कि पार्क का जो उद्घाटन किया है? ये जयपुर के अंदर किया गया है। रेलवे ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2030
2030 रखा है। और यहीं पर एक न्यूज और निकल कर आई है, वो यहीं पर समझ लीजिए आप। जो हमारा टारगेट था कि 20% जो है हम इथेनॉल का मिश्रण करेंगे पेट्रोल के अंदर, वो जो टारगेट हमारा 2025 रखा गया था, अब उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया और ये भी 2030 रखे जा रहे हैं। और ये सारे 2030 टारगेट क्यों रखे जा रहे हैं? क्योंकि SDG जिसके अंदर 17 गोल अचीव करने हैं, 17 गोल अचीव करने हैं, ये 17 गोल अचीव करने का टारगेट 2030 ही रखा गया है। इसीलिए सब कार्य जो हैं 2030 तक हमें अचीव करने ही करने हैं। हरित हाइड्रोजन मिशन, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार के साथ है। तो इसके लिए 19,744 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है ये है मैसूर और हम्पी जो है केंद्र की जो स्वदेश दर्शन योजना है 2.0 के ही या 2.0, इसके तहत सूचीबद्ध किए गए हैं। बात करते हैं स्वदेश दर्शन योजना की। स्वदेश दर्शन योजना जो है 2014-15 में स्टार्ट की गई थी, जिसके अंदर जो थे तकरीबन 15 थीम सर्किट स्टार्ट होने थे, जिसमें बौद्धिक सर्किट जो स्टार्ट हो चुका है, रामायण सर्किट ये भी स्टार्ट हो चुका है, बाकी ये सभी सर्किट इसके अंदर स्टार्ट होंगे, जिसमें कृष्णा सर्किट होगा, उत्तर पूर्वी सर्किट होगा, विरासत सर्किट होगा, इको सर्किट और यहाँ तक कि वन्य जीव सर्किट भी इसके अंदर रखे गए हैं। तो अभी इसके अंदर सर्किट में मैसूर और हम्पी को भी रख दिया गया है। तो हाल ही में देखिए स्वदेश दर्शन योजना जो है जनवरी 2023 से शुरू हो चुकी है। इसका पहला चरण 2.0 का स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर जो है घरेलू पर्यटन नीति है उसको बढ़ावा देना है। 15 राज्यों में इसमें पहचान की गई है, अलग अलग जगह, जैसे मैंने अभी हम्पी और आपको मैसूर बताया, ऐसे 15 राज्यों में बहुत सारी जगह हैं जिनको इसके अंदर रखा गया। मेन पर्पज क्या है इसका? तो वोकल फॉर लोकल के मंत्र पर स्वदेश दर्शन योजना 2.0 योजना का उद्देश्य है आत्मनिर्भर भारत। इसका लक्ष्य रखा गया है ताकि हम आत्मनिर्भर बन सके। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए। अगला जो है सांख्यिकी कार्य यानी NSO द्वारा राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमान। इससे पहले ये जो राष्ट्रीय आय है हमारी GDP जो है वो कितनी रहेगी कितनी नहीं रहेगी, इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जाता था। अभी पहली बार इसके द्वारा एक अनुमान लगाया गया है कि हमारी जो GDP 2022 और 23 में रहने वाली है वो कितने प्रतिशत रहने वाली है। तो ये 7% का इन्होंने अनुमान लगाया है कि जो भारत की GDP रहेगी वो 2022 और 23 में 7% रहेगी, ये अनुमान लगाया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की बात करें तो ये 1 जून 2005 में इसका गठन किया गया था। ये आयोग बनाया गया था, रंगराजन समिति की सिफारिश पर ही इसका गठन किया गया था। वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं इसके प्रोफेसर विमल कुमार राय हैं। सांख्यिकी कार्यालय ने देखिए 6 जनवरी को ये रिपोर्ट पब्लिश की थी कि हम 2022 से लेकर जो 23 तक, जब तक ये साल खत्म होगा 23, दरअसल जो बैंकों का साल होता है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है और अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जाता है। इसलिए जो हमारा वित्तीय वर्ष है वो अभी 31 जो मार्च है उसको खत्म होगा। तो इस बीच में हमारी जो GDP रहने वाली है, ऐसा बताया है इन्होंने 7%। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करें तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो हमारी GDP बताई गई है, ये बताई गई है 6.9 और ये दिसंबर तक का ही आंकड़ा है। इंपॉर्टेंट आंकड़ा है क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि दिसंबर में वर्ल्ड बैंक ने कितनी बताई थी, IMF ने कितनी बताई थी, तो मंथली करके पूछ लिए जाते हैं आपसे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन। IMF की बात करें तो IMF ने 6.8 बताई थी और RBI ने भी 6.8 बताई थी। ADB की एशिया डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसने बताई थी 7.2 कि भारत की जो GDP रहेगी। और ये सभी डाटा जो है वो दिसंबर का है। दिसंबर में वर्ल्ड बैंक ने 6.9 बताई है और IMF ने 6.8 बताई है और 6.8 ही RBI ने बताई है, ADB ने 7.2 बताई है। चलिए यहां से स्टार्ट होते हैं आपके वन लाइनर क्वेश्चन जो आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं इनके द्वारा देखिए अभी हाल ही में जो राजस्थान के अंदर 1000 मेगावाट का बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना का आधारशिला रखी गई है। आधारशिला रखी गई है, बनकर तैयार होगा, अभी इसमें समय है। दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी जो हैं उन्होंने 7 जनवरी को जो है एक महोत्सव स्टार्ट किया है जिसको NCC गणतंत्र दिवस शिविर के नाम से जाना जा रहा है। NCC के जो महानिदेशक हैं ये जनरल गुरबीर पाल सिंह जी हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 74वां राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि NCC गणतंत्र शिविर का आयोजन किया गया।
1 महीने तक चलने वाला है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं इसके अंदर भाग लेंगे। और इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर यूएसए, यूके, अर्जेंटीना, ब्राजील, मंगोलिया, काफी और देशों से भी यहाँ 19 मित्र राष्ट्र जो हैं इसके अंदर भाग लेने वाले हैं। नेक्स्ट जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023। इसका आयोजन किया गया है मेघालय के अंदर। किसके द्वारा किया गया है? तो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, इनके द्वारा पूर्वोत्तर कृषि कुंभ का उद्घाटन किया गया है। इसके बाद ये कुछ वन लाइनर क्वेश्चन हैं जो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, आप एक बार इनको देख लेना। जिसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हेगांग मार्जिंग जो पोलो के खिलाड़ी थे, हालांकि इनको देवता कहा जाता है मणिपुर के अंदर, इनकी 120 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है अमित शाह जी के द्वारा। पतंग महोत्सव जो है ये गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में पहले ही दिन आ गया, 8 जनवरी को यह मनाया गया था गुजरात के अंदर। महिलाओं को रोजगार देने में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शीर्ष स्पर्श जो रहा है वो चेन्नई रहा है। मधुमक्खी जो होती हैं उनके लार्वे जो खराब हो जाते हैं, क्योंकि इकोसिस्टम को बरकरार रखने में मधुमक्खी सहायक होती है, ऐसा माना जाता है वैज्ञानिकों का। तो इनके लिए दुनिया का पहला टीका बनाया है अमेरिका ने। विश्व स्तर पर बना है तीसरा सबसे ऑटो बाजार लिस्ट में, जहाँ जो ऑटो होते हैं, कारें वगैरह होती हैं, उसका जो बाजार है, इंडिया का जो बाजार है वो तीसरे नंबर पर बताया गया है। और पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है। 6 से 8 जनवरी को गोवा के अंदर पर्पल फेस्टिवल, नॉर्मली पूछ लिया जाता है पर्पल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो गोवा के अंदर मनाया। जालना और नागपुर पुलिस जो हैं ये भारत के सबसे अच्छे पुलिस इकाई बताई गई हैं, सर्वश्रेष्ठ इकाई बताई गई हैं, और ये दोनों के दोनों पड़ते हैं महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र ये पुलिस इकाई जो है जालना और नागपुर पुलिस इकाई सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके वन लाइनर में। बाकी नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलता हूं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू फॉर